सर्वे आज गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया गया है और जितनी बड़ी एक फहरिस्त अदाद-ओ-शुमार की हमारे सामने वज़ीर ख़ज़ाने ने रखी है, जो टारगेट्स उन्होंने बताए अपनी ज़बानी ही बता दिया कि हम कहां-कहां पर नाकाम रहे हैं, लेकिन क्यों नाकाम रहे हैं इसकी वजूहात उन्होंने नहीं बताई। डॉक्टर साहब, क्या वजूहात हैं? ये मौशी टारगेट्स जो थे, जो अहदाफ थे, इनको हासिल करने में गवर्नमेंट नाकाम क्यों रही है? जी शुक्रिया। दरअसल जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हैं तो बेसिक आपका फोकस इस बात पे होता है कि आपने स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना होता है। अच्छा। अब पिछले दोनों साल में भी यही मसला था कि आपको जो ग्रोथ थी उसको तो भूल जाना था। पहले तो आपको ये देखना था कि आपके जो माइक्रो नंबर है वो ठीक हो जाए। अब उसमें तो किसी हद तक जैसे भी उनकी पॉलिसीज थी उस पे तो बहस हो सकती है वो दुरुस्त है या नहीं, मगर उस पे कामयाबी पे अमल किया। यानी आईएमएफ की जो प्रोग्राम था उसको संजीदगी से लिया गया और अच्छा। उसके नतीजे में आपने देखा पहला रिव्यू भी उनका अच्छा आया। तो अब वो कोई ये बड़ा दावा नहीं कर रहे हैं कि हम ग्रोथ के नंबर्स जो हैं वो बहुत ऊपर लेके जाएंगे, बल्कि आज 2 दफा वजीर खजाना मोहतरम ने फरमाया कि कंज्यूमर लेड ग्रोथ जब भी हम करते हैं तो फिर हमारा करंट अकाउंट का बहुत बड़ा मसला लेकिन सर, पैदा ये हो इसी जाता इसी है। आदाद-ओ-शुमार तो के गोरख हमें धंधे में वो बड़ी जो एहतियात उन्होंने से जीडीपी ग्रोथ का जो टारगेट है वो 2.7% रही है ना, जबकि हदफ जो था वो 3.6% था। शरह नमू के हवाले से तो खुद आईएमएफ भी इनके दिए गए अदा को मानने से इनकारी है। जी, ज़ाहिर है कि हदफ का पूरा ना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस अच्छा। इकॉनमी में जिसको बड़े सख्त मसाइल पेश हों और अच्छा। वो 24वें प्रोग्राम में हो आईएमएफ के। आप ये समझिए ना कि गोया कि आप एक तरह से आईसीयू में हैं और अभी भी आप बड़ी मुश्किल से बस अब इस काबिल हुए हैं कि बेड पर बैठ सकें। अभी उठकर खड़े होकर दौड़ लगाना, बाहर निकल कर आपका कुछ अच्छे किसी स्प्रिंटर के तौर पर आगे आना बहुत दूर की बात है। तो मेरा ख्याल है कि इन माली मुश्किलात में जिसमें पाकिस्तान हमेशा से रहता है, उसमें हमें इससे ज़्यादा तवक्को करनी भी नहीं चाहिए और ये 2.68 भी मेरा ख्याल है कि उन्होंने बस खुद भी माना कि ये नंबर भी बाद में जाकर हो सकता है कि नीचे की तरफ जाए और ये 2% से हमें ज़्यादा नज़र ना आए, शायद 1.8 भी रहे। तो ग्रोथ तो बाहर कैफ हमें इस प्रोग्राम में भूल जाना चाहिए, अच्छा। क्योंकि जब आप इम्पोर्ट पे भी कंट्रैक्शन लगा रहे हैं, जब आपको पता है कि आपको ये सिर्फ स्टेबलाइजेशन के अलावा आपका कोई टारगेट नहीं है, तो फिर आप ये नहीं करते। अलबत्ता जिस बात पे मुझे सख्त इतराज़ होता है वो ये है कि आप इतना जब टैक्स का हजम रखते हैं आईएमएफ के कहने पे और वो बिला जवाब फिर आप उसको 2 दफा नीचे रिवाइज करते हैं, वो भी आपसे पूरा नहीं होता, तो फिर किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे कि आपने तकरीबन इस में 5.8 ट्रिलियन की टैक्स एग्जम्पशन दी हुई थी। और मेरे एक अगर सवाल का आप जवाब भी आपने कहीं ना कहीं अपनी गुफ्तगू में दे दिया कि आपने कहा ना कि जब आप आईएमएफ का 24वां प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हो तो ऐसे मौशी से मंजरनामे में ग्रोथ के टारगेट्स को अचीव करना मानी नहीं रखता, लेकिन फिर जो हुकूमत आगे चलकर अहदाफ सेट कर रही है मुख्तलिफ सेक्टर्स के, तो वहां पे फिर हम मतलब ये नहीं कि कोई सवाल ना पूछे, कोई इनसे कुछ ना कहे, क्योंकि हम हाथ खड़े कर लें कि हम तो चूंकि चल रहे हैं 24वें 25वें प्रोग्राम में, लिहाजा ग्रोथ से तो इस इकोनॉमी का कोई लेना देना है नहीं। देखिए फिस्कल की जो पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों आईएमएफ के अंदर जो है वो तकलीफ की होती हैं। अच्छा। आप टैक्सेस पे जा लगाते हैं जिससे आपकी ग्रोथ तो बाहर कैफ काम होती होती है। फिर आप एक तरफ कहते हैं कि हमारा जो इस वक्त इन्फ्लेशन का है वो 6 पॉइंट पे हम ले आए हैं, सही। मगर आप फिर अपना डिस्काउंट रेट भी बहुत हाई रखते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं तो आप ये मान रहे होते हैं ना कि आपकी बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, वरना फिर आप अपना जो डिस्काउंट रेट है उसको सिंगल डिजिट कर लेते, तो लोग बहुत सा पैसा जो है गवर्नमेंट का अपना खर्चा भी कम हो ठीक है। जाता है। एक जाहिर है कि अगर हम एक पॉइंट भी नीचे करें तो 300 बिलियन का गवर्नमेंट को फायदा होता है। अब भी जो बचत हुई है 800 बिलियन की, जो कुछ हद तक एफबीआर के जो टारगेट नहीं मीट हुआ उसको मीट कर लेगी, वो यही हुई है ना कि जो हमने डेट सर्विसिंग का रखा था हदफ, उससे हमें 800 बिलियन कम खर्च करना पड़ा है। तो वो उसकी वजह यही थी कि हमारा इंटरेस्ट रेट 11% पे आया, तो गवर्नमेंट को भी स्पेस मिली। तो गवर्नमेंट को ये भी तो एक चीज सोचनी चाहिए कि अगर वो हम ना हमारे टैक्सेस को कम नहीं करेंगे
और डिस्काउंट को नीचे नहीं लाएंगे तो फिर तो कभी भी कोई हदफ पूरा नहीं होने वाला। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन के मामले में हुकूमत अब तक फेलियर्स का शिकार क्यों है और एक जो एतमाद साजी की फिजा है सरमायाकार यानी कि इन्वेस्टर और हुकूमत के दरमियान, वो अभी तक कायम क्यों नहीं हो पा रही है। दूसरा ये कि इसी दौरान रिजवान रज़ी साहब ने भी एक अपना सवाल बीच में डाला, मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब के सामने वो भी रख दूं कि IMF के उसके अंदर रहते हुए, कर्जे के साथ साथ चलते हुए और IMF के साथ जब तक हम लोग चल रहे हैं अपने माशी मामलात को लेकर, क्या हमारी वजारतों के लिए यह आसान है कि हम जिन सेक्टर को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं वो बासानी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे? जी डॉक्टर साहब। मेरा इस पे ख्याल ये है कि जिस तरह के कवानीन बनाकर हम मिनिस्ट्रीज को ये काम देते हैं कि वो प्राइवेटाइजेशन करें, वो तो उनके बेचारों के बस का रोग नहीं है। अच्छा। वो एक्सपर्टीज जो उसके लिए चाहिए होती है, अगर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देखें तो वो इंटरनेशनल बिडिंग्स होती हैं, एक खास कंपनीज आती हैं तो फिर उसका मुकम्मल जायजा लेती हैं, इंटरनेशनल बिडिंग होती है, आप अपनी एक रिजर्व प्राइस रखते हैं और फिर देखते हैं कि आपको उससे क्या बेहतर चीज मिल सकती है। मगर हमारे यहाँ चूंकि आदत है कि हम हर चीज एक गवर्नमेंट के अम्ब्रेला के नीचे करना चाहते हैं और वो भाई डिजाइन ही इनएफिशिएंट होती है गवर्नमेंट्स, और इस तरह के काम करना उनके बस का रोक भी नहीं होता। तो ये खास हमारे एक जमाने से तो फाइनेंस मिनिस्टर प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर भी रहे, इस दफा नहीं है। अच्छा, मेरे सवाल है डॉक्टर साहब इसी सिलसिले में कि अगर सरकारी इदारों की सरपरस्ती या फिर इनके प्राइवेटाइजेशन के मामलात वजारतों के थ्रू नहीं होंगे तो आपकी नजर में वो कौन सा सेक्टर है या कहां से वो आशीर्वाद मिलनी चाहिए कि आपको लगे कि हाँ ये काम अब अंजाम पाया तकमील तक पहुंच सकता है, ये हो सकता है? देखिए, मैं अर्ज कर रहा था कि जैसे मैं देखता हूँ कि अगर आप इकोनॉमिस्ट पढ़ते हो तो वहाँ एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, इंटरनेशनल बिल्डिंग्स हो रही होती हैं, प्राइवेटाइजेशन अफ्रीका के बहुत से ममालिक में ही हुआ और वो जो एक खास स्पेशलाइज्ड कंपनीज हैं, जाहिर है यहाँ मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, वो इसको टेकअप करती हैं और उनको इस काम में महारत हासिल होती है और स्टेट जिसने ये प्राइवेटाइज करना होता है वो अपनी रिजर्व प्राइस उनको बता देती है, बाकी वो फिर उसको मैनेज करते हैं। पाकिस्तान में तो मसाइल इसमें बहुत से है ना, तो देखिए अगर सबसे बड़ा मसला ये यहाँ पे लॉज का है कि अब वो क्यों बर्दाश्त करेंगे। मिसाल के तौर पर PIA में अगर आपने ओवर स्टाफिंग की हुई है, जो बंदा उसको लेगा वो सबसे पहले कहेगा जी मुझे तो इसको डाउन साइज करना है और आप उसमें क्लॉज डाल देते हैं कि जी आप तो बंदों को फारिग नहीं कर सकते। हाँ। तो फिर इस तरह की चीजें जब आप लॉ में डालते हैं तो वो एक रुकावट का बाइस बनती हैं। आपकी कंसिडरेशन कुछ और होती है, आप जाहिर है वहाँ एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए आता है, उसका तो कोई लेबर वेलफेयर एजेंडा नहीं होता है। तो फिर मामला हम इतना खराब कर चुके होते हैं अदारों में कि अगर हम चाहें उनको दोबारा से फिजिबल करना तो बड़ा मुश्किल हो लेकिन डॉक्टर साहब जो आप जिस क्लॉज का आपने जिक्र किया है ये सबसे ज्यादा यूं कह लीजिए कि डेंजरस एक क्लॉज होती है, वो मैं इस सिलसिले में भी बात करना चाह रही हूँ कि मैं यकीनी तौर पे किसी भी मौशी इस्तेसाल के हक में नहीं हूँ, अल्लाह ताला सबकी नौकरियां सलामत रखे जिसका जहां जहां रोजगार लगा है, लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि आप हमारे जितने सरकारी इदारों को उठा कर देख लें, सर थोक बराबर तो वहां पे भर्ती हुई, एक एक काम को करने के लिए 10-10 लोग वहां पर हायर किए गए हैं और ये भी आपको पता है कोई किसी का फुप्पा है, कोई किसी का चचा है, कोई किसी का ताया है, आप जाकर तो देखें वहां पे फरिश्ते निकाल कर देखें। यही वजह है कि जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, ये दीगर प्राइवेट इदारे हैं, वो इनकी निस्बत कम क्या कहते हैं लोगों के साथ जो है ना वो बेहतर तरीके से अपने मामलात को लेकर चल रहे होते हैं। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए एक अच्छी एग्जांपल जहाँ पे ऐसी कॉर्पोरेशन बड़ी चलाई जाती हैं आज भी दुनिया में वो चीन है, मगर वहाँ देखिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का निज़ाम है और हम ये नहीं कहीं सोच पाते कि हमने वाकई डीरेगुलेशन करना है इकोनॉमी को या हमने अभी भी कीमतों का तयन करना है या हर चीज़ पे गवर्नमेंट के फुटप्रिंट जो है वो रहेंगे और बहुत ओवर रेगुलेटेड हम रखते, मतलब हम भी तक हमें इस बात की समझ नहीं आई कि हमने जो अपना कोई एक मॉडल बनाना है तो वो ऐसा तो हो ना फिर उसको हम एग्जीक्यूट भी कर सके। कहीं तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो हर चीज के अंदर जो है वो अपना जरूर अमल दखल करे। तो ये मॉडल या तो फिर अगर आप बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी रखना चाहते हैं तो उसमें फिर इस तरह के ओवर रेगुलेशंस काम नहीं करते हैं। और अगर आप चाइना बनना चाहते हैं तो फिर उसमें एक बहुत सेंट्रलाइज किस्म की गवर्नमेंट होती है जो प्लानिंग करती है और वो फिर सोचती है कि ठीक है हम
प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से भी इसको चला सकते हैं, मगर वो वहाँ पे फिर कंसिडरेशंस ये नहीं होती कि जो आपने फरमाई है कि वहाँ पे नेपोटिज्म होगा, किसी ना किसी रिश्तेदार को वहाँ लगा देंगे, तो वो फिर मेरिट के ऊपर जब काम होगा तो उसकी डिफरेंट रिजल्ट्स होंगे। यहाँ तो ये सारे के सारे इदारे जो हैं वो इन्हीं लोगों से भरे हुए हैं जो नाअहल भी हैं और नेपोटिज्म की वजह से वहाँ लगे हुए हैं या फिर सरकारी खुशामदी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो मैं आपकी बात समझ पाई हूँ उसको सिर्फ हाँ या ना में जरूर जवाब दीजिएगा। जान छुड़वाना भी बहुत मुश्किल है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो आपके नजदीक आउटसोर्सिंग इसका एक आसान हल निकल सकता है, ठीक है।